इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने का भी ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कई देशों की सेनाओं से बनने जा रहे सैन्य संगठन को अब्राहम अलायंस का नाम दिया है। तो वहीं जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जर्मनी ने ईरान के समर्थक संगठन पर बैन लगा दिया है। इजराइल का अब्राहम अलायंस, दुश्मनों को नेतन्याहू का चैलेंज। नेटो जैसी पावर बनेगा इजराइल। हूथी और हमास अब होंगे पूरी तरह खल्लास। अकेला इजराइल सभी दुश्मनों के होश उड़ाए हुए है। मिसाइल के धमाकों से, टैंकों की मार से, जंगी जेट से बारूद बरसाकर, फाइटर ड्रोन से इजराइल दुश्मन के घर में घुसकर उनके चीथड़े उड़ाए हुए हैं। जिसने भी इजराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई उसे जोरदार पलटवार झेलना पड़ा। वो चाहे हमास हो, लेबनान के हिजबुल्लाह हो, यमन के हूथी हो या फिर ईरान जैसा पावरफुल नेशन। इजराइल को जिसने आंख दिखाई है उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को सुपर पावर अमेरिका जैसा अजेय बनाने का मिशन ऑन कर दिया है। नेतन्याहू के मिशन से पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा है। अमेरिका में नेतन्याहू ने ईरान का साथ देने वालों को डायरेक्ट धमकी दी है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि वो अब ईरान से आर पार के मूड में है। नेतन्याहू ने ईरान के समर्थकों को कैसे जुमले से नवाजा, सुनिए। Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there, and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. नेतन्याहू ने ईरान को अलग थलग करने की प्लानिंग कर ली है। अरब वर्ल्ड में ईरान विरोधियों को एकजुट कर और दुनिया भर में ईरान के दुश्मनों को जोड़कर नेतन्याहू एक सैन्य संगठन बनाने के मिशन को शुरू कर चुके हैं। इस सैन्य संगठन को नेतन्याहू अब्राहम अलायंस का नाम देने वाले हैं। लेकिन इसका पूरा प्लान क्या है? क्यों इजराइल के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है? गाजा युद्ध के दौरान आखिर नए सैन्य संगठन में कौन कौन इजराइल के साथ दिख रहा है, सब कुछ जानेंगे। एक एक कर नेतन्याहू के वॉर प्लान की डिटेल सामने आएगी। उससे पहले देखिए जर्मनी से आई ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बहुत भयानक खबर। जर्मनी ने ईरान को दिया 440 वोल्ट का झटका। IZH के 53 ठिकानों पर मारा गया छापा। इजराइल को मिली जर्मन पावर, IZH पर बैन। नीली मस्जिद पर लटका दिया जर्मन ताला। When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ जाहिर है जर्मनी जैसा देश खुद ब खुद इस सैन्य संगठन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अमेरिकी संसद में गरजते हुए नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नई टीम बनाने की रणनीति का ऐलान किया है। यानी सबसे विध्वंसक युद्ध का बिगुल बज गया है। ओपन ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने किया है।
ऐलान के साथ ये वार्निंग भी दी है कि युद्ध में ईरान पूरी तरह से तबाह होगा। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नेतन्याहू इसी दिन के इंतजार में थे कि ईरान से हिसाब लें, जिसकी वजह से अरब वर्ल्ड में उनका मुल्क खतरे में है। इजराइल के पीएम ईरान को आतंक की धुरी मानते हैं। वजह भी समझिए। लेबनान के सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह फाइटर पर ईरान का हाथ है। गाजा और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बाद हर दिन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ गोलियां और बम चला रहा है। ईरान अपने पड़ोसी देश इराक में कई शिया मिलिशिया समूहों का साथ देता है जो इजराइल को निशाना बनाते हैं। यमन में ईरान हूथी विद्रोहियों का सबसे बड़ा समर्थक है। हूथी विद्रोहियों को हथियार से लेकर सभी तरह की मदद ईरान पहुंचाता है। इसी तरह ईरान सीरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है। इजराइल के विरोध के बाद भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार है। बशर अल असद सीरिया में इजराइल के ऑपरेशन का विरोध करते हैं। मतलब ये कि इजराइल के हर दुश्मन के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। इसलिए अकेले सभी से भिड़ना इजराइल के लिए भी आसान नहीं। पहला हमला कौन और कब करता है, ये देखना अभी बाकी है। से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसीबी की डीग में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ ऑफिस का वरिष्ठ सहायक देवेंद्र को ट्रैप कर दिया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। परिवादी के पक्ष में जांच करने के एवज में घूस मांगी गई थी। मौके पर एसीबी की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर एसीबी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बड़ा एक्शन डीग में देखने को मिला है। सीएमएचओ ऑफिस का वरिष्ठ सहायक है देवेंद्र, जिसे 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। परिवादी के पक्ष में जांच करने के एवज में घूस इसने मांगी थी, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एसीबी की कार्रवाई लगातार चल रही है। अगली खबर जयपुर से ही आ रही है जहां पर अनीता मीणा की कोर्ट में पेशी की गई है। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मामले में अनीता मीणा की रिमांड अवधि आज पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनीता मीणा से पूछताछ की। पेपर लीक प्रकरण के गिरोह से आरोपी अनीता मीणा जुड़ी हुई है। अनीता ने मोटी रकम लेकर पेपर को बाजार में बेचा था। शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा की करीबी है। अनीता मीणा बैंक में सरकारी नौकरी करते हुए पेपर लीक प्रकरण में जुड़ी थी। पेपर बाजार में बेचकर बड़े पैमाने पर संपत्तियां तक अर्जित की और इसीलिए ईडी की कार्रवाई लगातार इस मामले में चल रही है। अनीता मीणा से लंबी पूछताछ के बाद चूंकि आज अवधि खत्म हुई, लिहाजा कोर्ट में पेश किया गया। महत्वपूर्ण होगा देखना कोर्ट कितने दिन की रिमांड पर यहां पर ईडी को अनीता मीणा को दोबारा सौंपती है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, तो वहीं रायगढ़ के पास समुद्र के लहरों में एक मालवाहक जहाज फंस गया। इसमें 14 लोग सवार थे। इसके बाद कोस्टल गार्ड ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। समुद्र में तूफान, 14 लोगों को जीवन दान। उफनती लहरों के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी कहर डरा रहा समंदर। कोस्टल गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन आपको हम दिखाते हैं। लहरों के बीच फंसा जहाज। फंसे लोगों को बचाने आया हेलीकॉप्टर। समंदर में बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी सितम से गांव शहर सब पानी में समा गए हैं। महाराष्ट्र में भी आसमानी कहर दिखाई दे रहा है। पुणे शहर में तो सड़कों पर दरिया बह रहा है। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसका शोर डराने वाला है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तट के पास में समंदर की लहरों ने एक मालवाहक जहाज का रास्ता रोक लिया। उफनती लहरों ने जहाज पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। समुद्र में उठे तूफान के बीच में एक स्टील कंपनी के मालवाहक जहाज का इंजन खराब हो गया था। जहाज में चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। सभी की जान खतरे में पड़ गई। सभी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई चमत्कार ही समंदर से निकाल सकता था। जहाज के फंसने की खबर तटरक्षक बल को मिल चुकी थी, जिसके बाद में कोस्टल गार्ड ने मोर्चा संभाला। विपरीत हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र विकल्प बचा था। इसके बाद में कोस्टल गार्ड का हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर को देखकर जहाज में फंसे लोगों की जान में जान आई। इसके बाद में हेलीकॉप्टर मालवाहक जहाज के डेक पर उतरा और फिर शुरू हुआ वहां से लोगों को निकालने का सिलसिला। हेलीकॉप्टर से एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित अलीबाग के तट पर उतारा गया। इस तरह से सभी 14 लोगों की जान बच गई। इस मिशन में कोस्टल गार्ड के अलावा रायगढ़ पुलिस भी शामिल रही। बचाए गए लोगों ने बताया कि बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई थी। समंदर में तेज हवाएं चल रही थी। मौसम खराब होने की वजह से दिखाई भी कम देने लगा था। कहा जा सकता है कि भारी बारिश की वजह से अलीबाग समुद्र तट पर मालवाहक जहाज रास्ता भटक गया था। ये जहाज गुरुवार को सुबह 25 जुलाई को धर्मताल बंदरगाह से जयगढ़ बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, लेकिन समंदर में उठ रहे तूफान के बीच में जहाज में तकनीकी दिक्कत आ गई और ये लहरों के बीच में फंस गया। जहाज कोलाबा जिले से कुछ दूरी पर फंस गया था। लेकिन तटरक्षक बल के जवानों ने बेहद तत्परता दिखाते हुए बड़े रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। वहीं स्टील कंपनी ने भी सभी सदस्यों के सलामत होने की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कभी नटवर लाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है दुनिया में तमाम नटवर लाल पैदा हो गए हैं। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी इन तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाती। अब नोएडा में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें अश्लील वीडियो के जाल बुनकर एक महिला डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला डॉक्टर, साइबर अपराधी, पोर्न वीडियो का जाल और करीब 60 लाख रुपए की ठगी। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। साइबर ठग ऐसा जाल बुनते हैं कि पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार कभी पता तक नहीं चलता। ऐसे ही साइबर ठगों ने नोएडा में एक महिला डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट कर करीब 60 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पोर्न वीडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी की। महिला चिकित्सक को पोर्न वीडियो स्कैम में फंसाकर जालसाजों ने करीब 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है।
आपको बता दें कि महिला ने अपनी शिकायत में यह जानकारी दी है कि ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आया था। कॉल दिल्ली के एक स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया और यह आरोप लगाया गया कि उनके फोन से पॉर्न वीडियो स्कैम के में शामिल होने और साथ ही जो पॉर्न वीडियोस हैं वो शेयर की जा रही थी। दरअसल साइबर थाने में लिखित शिकायत के आधार पर महिला दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर है, जिसके पास बीती 13 जुलाई को अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का कर्मचारी बताते हुए कॉल मुंबई के तिलक नगर थाने में ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर को बताया गया कि पॉर्न वीडियो शेयर करने के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इतना ही नहीं, ठगों ने उन्हें बेटी के अपहरण की भी धमकी दी। महिला के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। इस चीज को लेकर डराया धमकाया गया और इसी को लेकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। कई बार में महिला से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए गए। आपको बता दें, महिला पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई का डर दिखाया गया और साथ ही महिला के बेटी के अपहरण की बात भी कही गई। स्काइप कॉल के जरिए महिला को 2 दिन तक डराया गया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने 15 जुलाई को करीब 50 लाख रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर किए और अगले दिन भी 10 लाख रुपए भेजे। फिर से पैसे की मांग करने पर पीड़िता को ठगी की आशंका हुई और उन्होंने सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आपके मोबाइल के से ऑन वीडियोस का सर्कुलेशन हो रहा है, ये कहते हुए उनको दबाव बनाया और साथ में ये भी कहा कि इससे आपके अकाउंट से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम किया जा रहा है। आपके अकाउंट में जो पैसा है उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, ये पैसा आपके हवाला के द्वारा प्राप्त है या मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आपने पैसा इकट्ठा किया है। इस तरह का उन पर दबाव बनाते हुए उन्होंने सारे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और लगभग इनको 2 दिन डिजिटल अरेस्ट पर रखा, फोन काटने नहीं दिया। डिजिटली अरेस्ट के पुराने केसों की बात करें तो उसमें इस तरह की धमकी नहीं दी जा रही थी, जिसमें बेटी को लेकर धमकी दी जाए या जिंदगी बर्बाद करने की बात कही जाए। ऐसे में साइबर पुलिस के लिए ये घटना नई चुनौती के रूप में सामने आई है। नोएडा में बीते साल दिसंबर महीने में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद अब तक करीब 19 लोगों के साथ साइबर ठगी हो चुकी है। वैसे भी बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एक्सीडेंट का डर दिखाकर हॉस्पिटल के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट स्वैपिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी, OTP के जरिए ठगी। साइबर ठगी के ये वो तरीके हैं जिन्हें साइबर क्रिमिनल खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन वाले साइबर क्राइम्स होते हैं, फिशिंग हो गया, मैलवेयर हो गया, फिर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक साइबर क्राइम होता है। और जैसे अभी आपके एक साइबर क्राइम में एक नया चला था जो ट्रैफिक चालान में एक फेक लिंक देते थे और उसके थ्रू आपसे पैसे भी वसूल लेते थे, वो भी एक तरह का साइबर क्राइम था। सो इस तरह के बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जिनका प्रचलन आजकल भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठगी के इन्हीं तरीकों में से एक है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें सबसे पहले ठगों की तरफ से टारगेट को FIR वारंट की नकली कॉपी भेजी जाती है, फिर विक्टिम को ठगों की तरफ से कॉल जाता है। तीसरे स्टेप में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया जाता है और फिर बारी आती है वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की। ये शातिर अपराधी पीड़ित को RBI का फर्जी लेटर भेजते हैं। लेटर में जांच होने तक पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें की बात लिखी होती है और फिर सबसे आखिर में विक्टिम के खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। ये पूरा खेल जब तक चलता है, साइबर ठग अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट अगर हम लोग साइबर क्राइम के दृष्टि से बात करें तो ये एक फेक कॉल्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से आप इसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं। और भारत में ज़्यादातर कॉल्स जो आ रही हैं वो +92 के नंबर से रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये कॉल्स काफ़ी आती हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। और जब आपके पास ये कॉल्स आती हैं तो वो अलग अलग तरह के आपसे पहले आइडेंटिटी को रिवील करने के तरीके ढूंढते हैं कि पूछेंगे आप अभी कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं, फिर वो अपने आप को उसी शहर या उसी प्रदेश का कोई पुलिस अफसर बन के बताएंगे या कुछ भी करेंगे। सो ये जो है ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट करने का जो इनका तरीका है, ये
चीज़ है जिसको हम लोग आजकल काफ़ी ये प्रचलन में है। कुल मिलाकर डिजिटल लुटेरों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण जरूर पूछें, क्योंकि इन लुटेरों की दुनिया में बड़े बड़े नटवर लाल बैठे हैं, जिनमें बड़े बड़े हैकर्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाएंगे राजू बन गया जेंटलमैन। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। पन्ना के राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके हाथ लगा खजाना। कैसे मजदूर राजू बना लखपति, देखिए इस रिपोर्ट में। फर्श से अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगती। कहते हैं देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। ये बात एकदम फिट बैठती है पन्ना के राजू गौंड पर। मजदूर राजू को 10 साल से उम्मीद थी और आंखों में सपना भी कि एक न एक दिन उसकी किस्मत जरूर चमकेगी, और ये सपना पूरा हो ही गया। इस चमचमाते हीरे ने दिन ही बदल दिए। 10 साल पहले राजू ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी। 10 साल की मेहनत का नतीजा है जो राजू के हाथ में चमचमा रहा है। राजू को कृष्णा कल्याणपुर पटी उथली हीरा खदान में हीरा हाथ लगा। उसके बाद तो परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट, और पटी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे, और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, आज जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे। और इस खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।